रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मुताले पाकिस्तान का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है नेशनलाइजेशन के सनत, तालीम, कॉमर्स और तजारत पर असरात। यानी अब हम ये देखेंगे कि जी इंडस्ट्री, एजुकेशन, कॉमर्स और ट्रेड जो हुकूमत ने अपने अंडर कर ली थी, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1972 की लेबर इस्लाहात से सनती मज़दूरों का इस्तेसाल ख़त्म हुआ और उनकी उजरतें बढ़ीं और दूसरी मरात में भी इजाफा हुआ। सबसे पहला फ़ायदा क्या हुआ या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि जब 1972 में लेबर रिफॉर्म्स की गई तो जो मज़दूर थे जो सनतों में काम करते थे उनको जो एक्सप्लॉइट किया जाता था उसका ख़ात्मा हो गया। इसके साथ साथ उनकी सैलरीज़ और उनको फैसिलिटीज़ जो दी गई थी उनमें इजाफा हुआ। सेकेंड, सनती इदारे हुकूमत को पूरे टैक्स और ड्यूटी अदा करने लगे जिससे कौमी आमदनी में इजाफा हुआ और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। यानी दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी वो पहले टैक्स को पे नहीं करती थी, अब इन जो स्टेप्स उठाए गए इनके मुताबिक वो अपने टैक्स और अपने ड्यूटीज़ भी पे करने लगे जिससे हमारी मुल्क के ख़जाने में इजाफा हुआ और मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। थर्ड वन इज़ मज़दूरों के साथ मिल मालकान का रवैया बेहतर हुआ, हड़तालों की तादाद बतदरीज कम होती गई। अब मिल मालकान और मज़दूरों के दरमियान जो डिफरेंसेस थी वो ख़त्म हो गए और इसके साथ साथ अब मज़दूर हड़ताल भी नहीं किया करते थे। नंबर 4, सनती असासों पर सिर्फ 22 ख़ानदानों का कब्ज़ा था जो ख़त्म हुआ और सरमायादार तबके की हौसला शिकनी हुई। अब जो 22 फैमिलीज़ थी हमारे पास पाकिस्तान में जो जिनका इंडस्ट्रियल सर्कल बहुत ज़्यादा था और पूरे मुल्क में ये 22 ख़ानदान जो थे ये बहुत ज़्यादा दौलतमंद थे, इनका असर और रसूख जो है वो ख़त्म हो गया। नंबर 5, सनती इदारे हुकूमत की तहवील में आने से हुकूमत के लिए सनती अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखना आसान हो गया। अब चूँकि नेशनलाइज कर लिया हुकूमत ने तमाम चीज़ों को, हर चीज़ हुकूमत के अंडर आ गई। अब हुकूमत ही चीज़ों की कीमतें मुकर्रर करती थी, इस तरह चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके मनफी असरात यानी नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे। सनतों को कौमी तहवील में लेने से सरमायादारों ने पाकिस्तान में सनतें लगाना कम कर दी जिससे सनती तरक्की का अमल सुस्त हो गया। सनती इदारों को तहवील में लेने से हुकूमत के अखराजात में भी बहुत इजाफा हुआ। अब जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने जब ये देखा कि हुकूमत ने तमाम इंडस्ट्रीज़ को अपने अंडर ले लिया है, वही तनख्वाहें देती हैं, रूल्स भी उन्हीं के चलते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ में आ गए कि हम इस मुल्क में सनतें लगाते ही नहीं, या कुछ सरमायाकार जो सनतें लगाते थे तो वो बहुत कम उन्होंने कर दिया जिससे सनती तरक्की का अमल जो था वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया। अब जो सनती इदारे थे उन्हें हुकूमत ने अपने तहवील में ले लिया था तो तमाम अखराजात, तमाम सैलरीज़ जो थी वो हुकूमत को अपने ख़जाने से देने पड़ रही थी जिससे हमारे गवर्नमेंट के ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ गया। नंबर 2, मज़दूर यूनियंस ने सियासी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया और आए दिन मरात में इजाफे के लिए हड़तालें और मुजाहरे होने लगे जिससे सनतों में मज़दूरों की कारकर्दगी बहुत मुतासर हुई। अब चूँकि मज़दूरों की बेहतरी के लिए हुकूमत ने मज़दूर यूनियंस बना दी थी, लेबर यूनियंस बना दी थी, इससे मज़दूरों ने कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लिया और जो पॉलिटिशियंस थे हमारे उन्होंने ज़्यादा इनमें इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाई और जो मज़दूर यूनियंस थी उनको उन्होंने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिससे आए दिन हड़तालें होने लगी क्योंकि यही यूनियंस जो थी ये अब गवर्नमेंट से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मांगने लग गई। फिर जब गवर्नमेंट उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाती थी तो जगह जगह हड़तालें होती थी, मुजाहरे होते थे जिससे सनतों में मज़दूरों का जो काम था, जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। फिर नंबर 3 पे हम देखते हैं कि इसका मनफी असर क्या हुआ। सनती इदारों में ज़रूरत से ज़्यादा सियासी अमला भर्ती हुआ। यानी अब चूँकि हुकूमत के अंडर आ गई थी तो जो पॉलिटिशियंस थे वो ये चाहते थे कि हमारे अपने जो कारकुन हैं उनके वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, तो उन्होंने बग़ैर किसी इंटरव्यू के, बग़ैर किसी और डिग्री के अपने जो सियासी कारकुन थे उन्हें सनतों में भर्ती करना शुरू कर दिया और जो बग़ैर काम के सिर्फ नाराबाजी करने के बाद ही तनख्वाहें लेते थे, तो इस तरह हमारी सनत की जो प्रोडक्शन थी वो ख़त्म होती जा रही थी। इसके अलावा जो अफसरान थे वो अपनी तनख्वाहें ले लेते थे मगर काम पे तवज्जो नहीं देते थे। नंबर 4, सनतों के तनख्वाहदार अफसरान ने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ना किया जिससे मुल्क में बदअनवानी फ़रोग पाने लगी। अब जो अफसरान थे वो उन्हें पता था कि हम काम करें या ना करें, पे तो हमें मिल ही जानी, सैलरी तो हमें मिल ही जानी, लिहाजा उन्होंने काम पे तवज्जो कम शुरू कर दी और
करप्शन की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान आ गया। नंबर 5, सरकारी तहवील में होने की वजह से बहुत से कम पैदावार देने वाले यूनिट भी चलते रहे, जिससे कौमी ख़जाने पर बोझ बढ़ता रहा। अब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो प्रोडक्शन बहुत कम दे रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया, नेशनलाइज कर लिया था, लिहाजा किसी को कोई फिक्र नहीं थी, उन्होंने ये यूनिट भी चलाते रहे। इस तरह बिजली भी हमारी लगती रही, मज़दूरों को पे भी मिलती रही, मगर प्रोडक्शन जो थी, पैदावार जो थी वो बहुत कम होती थी और इससे हमारे जो सरकारी ख़जाने पर बहुत बोझ पड़ता रहा, क्योंकि सरकार ने मज़दूरों को पे तो देनी ही हर सूरत में, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। इस तरह हमारी गवर्नमेंट को इसका नुकसान। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है तालीम। अब हमने ये देखना है कि तालीम के ऊपर नेशनलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट्स हुए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे कि तालीम को जो यानी स्कूल कॉलेजेस को हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया था, नेशनलाइज कर लिया था, तो उसके हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, मुस्बत असरात क्या मिले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने 1972 में मुल्क के बेशतर निजी तालीमी इदारे कौमी तहवील में ले लिए। यानी 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने जितने भी प्राइवेट स्कूल थे, निजी किसे कहते हैं, प्राइवेट स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उनको अपनी तहवील में ले लिया, नेशनलाइज कर लिया। इन इदारों में काम करने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम थी। कौमियाने से प्राइवेट तालीमी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर सहूलतें सरकारी तालीमी इदारों के बराबर हो गई थी। अब ये जो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स थे या पीएन्स थे, इनकी तनख्वाहें बहुत कम हुआ करती थी और जैसे ही नेशनलाइज कर दिया गया स्कूलों को, तो साथ ही इन इदारों के ये जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और पीएन्स थे, इनकी तनख्वाहें भी गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों के बराबर हो गई। तो ये एक मुस्बत उसका असर था। सेकंड, हम देखते हैं कि मुल्क के तलबा को बसों और रेलगाड़ियों के किरायों में खुसूसी रियायत दी गई, जिससे गरीब वालिदैन भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए भेजने लगे। तलबा के वज़ाइफ में 4 गुना इजाफा हो गया। अब क्या था कि स्टूडेंट्स को जो स्पेशल कंसेशन मिला हुआ था ट्रांसपोर्ट का और बसों के किरायों में कमी का, या फिर उनको स्कॉलरशिप्स दिए जाते थे, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और जो गरीब वालिदैन थे उन्होंने भी अपने बच्चों को तालीम दिलवाना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले बच्चों को की जो फ़ीस होती थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, फिर उनको आने जाने के लिए यानी ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं मुयस्सर थी, किराए बहुत ज़्यादा थे, तो पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही ये फैसिलिटीज़ मिली, यानी कि वो चाहे रेलगाड़ी में सफ़र करें, बसों में सफ़र करें और अपने इंस्टीट्यूशंस में पहुँचें, तो उनके लिए किरायों में ख़ास रियायत थी। यानी कि अगर 1 रुपया किराया है उस रेलगाड़ी का या उस बस का, तो स्टूडेंट्स को सिर्फ 25 पैसा 25 पैसे जो था वो किराया देना होता था। इसी तरह उनकी फ़ीसों में भी बहुत ज़्यादा रियायत हुई कि अगर जब प्राइवेट स्कूल थे या हुकूमत ने नेशनलाइज नहीं किया हुआ था, तो उस वक्त अगर एक स्टूडेंट 20 रुपये फ़ीस देता था, तो नेशनलाइज होने के बाद उसकी वो फ़ीस 1 रुपया हो गई। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी थी जो पेरेंट्स को मिली, बच्चों को मिली। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो एजुकेशन हासिल करने लगे। फिर हम तीसरा देखते हैं कि क्या है, मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर पेशा वराना यूनिवर्सिटियाँ कायम करके हर शोबे ज़िंदगी में तरक्की की रफ्तार तेज़ से तेज़ करने का प्रोग्राम बनाया गया। कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों में तब्दील करके आला तालीम के दरवाजे खोल दिए गए, कम दर्जा वाले स्कूलों को अपग्रेड किया गया। अब हम ये देखते हैं कि तीसरा जो कदम उठाया हुकूमत ने वो ये था कि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेज थे या कोई भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको अपग्रेड किया गया, उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दी गई, ताकि जो सनत है या हमारे मेडिकल कॉलेज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यहाँ से बच्चे जब पढ़ने के बाद निकलें तो मुल्क की डेवलपमेंट में काफ़ी पार्टिसिपेट कर सकें। फिर इसके अलावा हमारे वो स्कूल्स, वो कॉलेज जो 10th तक अगर कोई स्कूल था तो उसे अपग्रेड करके 12th क्लास तक लेकर आए। इसी तरह अगर कोई कॉलेज जो था वो 12th क्लास तक वहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी, तो अब उसे अपग्रेड किया गया और 14 या 16 क्लास तक भी वो पढ़ा सकते थे। यानी बिल्डिंग वही रही, हुकूमत को बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ी। हाँ, इसमें जो फैकल्टी हमारा स्टाफ था, टीचर्स को हायर किया गया और उसी बिल्डिंग में उन्हीं रूम्स के अंदर बच्चों को मज़ीद अगली क्लासेस का पढ़ाया जाता था। मुल्क भर में स्कूल असातिज़ा की तरबियत के लिए तरबियती इदारे खोलकर बेशुमार गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को तरबियत दी। अब ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया
कि जो टीचर्स थे जो सही तरीके से पढ़ाते नहीं थे, यानी कि वो अपना टाइम पास करने के लिए या इनकम हासिल करने के लिए प्राइवेट स्कूल्स में एज अ टीचर काम कर रहे थे, मगर उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऐसे टीचर्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जहाँ पे स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, उनकी किताबों को कैसे लेकर आगे चलेंगे, यानी किताबों से उन्होंने किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई करवानी है और किस लेवल पे, ये मेंटल लेवल भी बच्चों का देखना है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी है टीचर्स को। फिर उसके बाद वो टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ाएंगे। नंबर 5 पे हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दी गई, जिससे तलबा को रेडियो, टीवी और बजरिया ख़त व किताबत तालीम के मौके मिले। इसके अलावा तालीम बालगा के मराकज़ भी कायम किए गए। अब 5वां कदम भी बहुत अच्छा था जो इस हुकूमत ने उठाया और जो नेशनलाइज करने के बाद तालीमी इदारों में हुआ, वो ये था कि इस्लामाबाद में एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई गई। अब ये यूनिवर्सिटी का फ़ायदा क्या था कि यहाँ पे वो लोग जो किसी भी वजह से तालीम हासिल नहीं कर सके अपनी एजुकेशनल लाइफ में, तो अब वो जॉब कर रहे हैं या कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, तो अपनी जॉब के साथ साथ तालीम हासिल कर सकते थे इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए, ख़त व किताबत के ज़रिए। यानी उनको यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ता था, वो बजरिया ख़त व किताबत, बजरिया मेल ये काम पढ़ाई कर सकते थे। हाँ, ये था कि जब पेपर वो देते थे उनके लिए एक एग्ज़ामिनेशन हॉल में उनको जाना पड़ता था, सिर्फ पेपर वो वहाँ पे जाके देते थे, बाकी जितनी भी स्टडीज़ थी वो टीवी के ज़रिए या ख़त व किताबत के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए हासिल करते थे। तो इस तरह वो लोग जो किसी भी वजह से अपनी ज़िंदगी में तालीम बरकरार नहीं रख सके थे, अब वो अपने जॉब के साथ साथ तालीम भी इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए हासिल कर सकते थे। इसके अलावा इस हुकूमत ने क्या किया कि वो लोग जो अनपढ़ थे, जो अपनी किसी भी वजह से एजुकेशन हासिल नहीं कर सके थे और अब काफ़ी वो बड़े हो चुके हैं, अडल्ट्स हो चुके हैं, तो वो तालीमी बालगा के मराकज़ कायम करने के बाद वहाँ से तालीम हासिल कर सकते थे। यानी हुकूमत ने तालीमी बालगा के मराकज़ कायम किए जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा एज वाले लोग, चाहे वो 50+ हों, वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते थे। अब हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे कि जो तालीम को, यानी स्कूल कॉलेजेस को जो नेशनलाइज किया गया था, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स एंड मनफी असरात क्या हुए। तो निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लेने से असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी से हुकूमत को कौमी ख़जाने से रकम खर्च करना पड़ी। कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ने से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। अब चूँकि नेशनलाइज कर लिया स्कूलों कॉलेजों को, तो जो तनख्वाहें हैं, जो सैलरीज़ हैं, वो भी हुकूमत को ही पे करनी थी टीचर्स को, और जो पीएन्स को पे देनी वो भी। इस तरह हमारे सरकारी ख़जाने पे काफ़ी असर पड़ा। यानी पहले ही हमारे पास पैसे ख़जाने में बहुत कम थे और जब हमने पे भी हुकूमत ने ही देनी है सबको, तो और ज़्यादा इस पर बर्डन पड़ गया। अब मनफी असरात में हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है, तो वो है हुकूमत के कौमियाने के इक़दाम से प्राइवेट तालीमी इदारों के मालकान नाखुश थे और वो अपने तालीमी इदारे वापस लेने की जिद्दोजहद करने लगे। अब दूसरा जो मनफी असर था वो ये था कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ऑनर्स थे वो इस कदम से खुश नहीं थे, क्योंकि अब उनकी अपनी आमदनी में इजाफा जो था वो कम हो रहा था, उनको फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा था। लिहाजा उन्होंने भरपूर तरीके से ये कोशिशें की कि वो तालीमी इदारे अपने हुकूमत से वापस लें। इसके लिए उन्होंने हड़तालें भी की, जगह जगह मुजाहरे भी करने लगे, जिससे मुल्क के हालात थोड़े से ख़राब हो गए। नंबर 3 जो था वो है तलबा को किरायों में रियायत देने से ट्रांसपोर्ट मालकान और तलबा के दरमियान कशमकश की एक नई सूरत हाल पैदा हो गई। यानी अब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट के किराए जो थे वो तलबा के लिए कम कर दिए और तलबा की ज़्यादा तादाद जो थी वो आगे थी, बसों में सफ़र करने लगी, ट्रेनों में सफ़र करने लगी। लेकिन जो बसों के मालकान थे वो जहाँ कहीं देखते थे कि स्टूडेंट्स खड़े हैं और वह अब यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल जाने के लिए हमारी बस पर सवार होंगे, तो वो अपनी बस को वहाँ रोका नहीं करते थे, बल्कि कोशिश ये करते थे कि वो तेज़ी से वहाँ से बस को लेकर चले जाएं और स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी बस में सवार ना हो, क्योंकि इस तरह उनको किराए कम मिलने थे। स्टूडेंट्स ने अब ये देखा कि हमारे लिए बसेस नहीं रोकी जाती, तो वो रोड के दरमियान में खड़ा होना शुरू हो गए, बसों को रोक लेते थे, बसों को तोड़ देते थे, शीशे तोड़ देते थे, उनके आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो ये सबसे बड़ा जो गलत असर था वो ये हमारी आवाम ने किया कि उससे जो हमारे बस ऑनर थे, जो ट्रांसपोर्ट के मालकान थे, उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा रब्ता नहीं रखा।
नंबर 4, हद से ज़्यादा आज़ादी देने से तलबा तालीमी सरगर्मियों से किनारा कशी करने लगे, जिससे वालिदैन को तशवीश होने लगी। अब चौथे नंबर पे क्या था कि तलबा को हर तरह की आज़ादी मिल गई। अब वो कम फ़ीस दिया करते थे, कम किराया दिया करते थे। इसके अलावा तलबा को डांट डपट मार पिटाई इन सब से आज़ादी मिल गई। तलबा अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल कर सकते थे। अब वालिदैन जो थे वो ये देखने लगे कि इस तरीके से तो हमारे जो बच्चे हैं वो तालीम से किनारा कशी इख्तियार करने लगे, लिहाजा उनकी परेशानी में इजाफ़ा हो गया। नंबर 5, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तलबा तंजीमों ने सियासी जमातों के ज़रिए मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर ली और अमन व अमान का मसला पैदा हुआ। अब जो हमारे पॉलिटिशियंस थे उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो तलबा तंजीमें थीं उनसे बहुत ज़्यादा अपने लिए फ़ायदा हासिल करना शुरू कर दिया और उन्हीं तलबा को जो इन तंजीमों में शामिल होते थे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगे। उन्हें उन तलबा को भारी भारी रकूम देने लगे और जब बच्चों के पास स्टूडेंट्स के पास आमदनी आना शुरू हो जाती है, पैसे आना शुरू हो जाते हैं, तो वह ज़ाहिर है उनको सही तरीके से खर्च नहीं करते और वो गलत चीज़ों पे नशा या असलहा ये चीज़ें ख़रीद कर एंजॉयमेंट की तरफ आ जाते हैं, थ्रिल की तरफ आ जाते हैं। तो इससे अमन व अमान का जो मसला था वो हमारे मुल्क में पैदा होने लग गया, यानी कि जो पीस और सिक्योरिटी थी मुल्क के अंदर वो तकरीबन ख़त्म हो गई। जी, अगला पॉइंट हमारा है कॉमर्स और तजारत। अब हमने ये देखना है कि कॉमर्स और तजारत पर नेशनलाइजेशन के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सनतों के हुकूमती तहवील में आने से सनती पैदावार में इजाफा हुआ। सबसे पहला जो अच्छा असर हुआ सनतों के ऊपर वो ये था कि जब गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर लिया सनतों को तो हमारी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। भुट्टो ख़ानदान सेकेंड इसका पॉइंट है, भुट्टो हुकूमत ने सनतों को फ़रोग देने के लिए मशीनरी और सनती खामाल की दरामदार की हौसला अफजाई की। इससे मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। पाकिस्तान का तवाज़ुन तजारत बेहतर हुआ। यानी अब जो भुट्टो गवर्नमेंट थी इसने जब नेशनलाइज कर लिया तमाम इंडस्ट्रीज़ को तो मशीनरी और दूसरा जो रॉ मटेरियल था वो भी हम दूसरे ममालिक से मंगवाना शुरू हो गए और काफ़ी इनकरेज किया इस हुकूमत ने। इससे मुल्क तरक्की की राह पर चलना शुरू हो गया और हमारा जो तजारत का तवाज़ुन था वो भी काफ़ी बेहतर हो गया। नंबर 3, बरामदात में इजाफा हुआ, हत्ता कि सब्ज़ियाँ और प्याज भी बरामद होने लगे। अब हमारी बरामदात क्या होती हैं कि जो चीज़ हम अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्ट करते हैं, पैदा होती हैं, वो जब हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा हो जाती हैं तो उसे हम सेल आउट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के हाथ। इस तरह हमारे मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है। तो हमारी बरामदात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ माशाल्लाह से। और फिर इसके साथ साथ सब्ज़ियाँ और प्याज भी हमारे यहाँ काफ़ी पैदा हुए जो हमने दूसरे ममालिक के हाथ बेचे, यानी हमारी सब्ज़ियाँ और प्याज भी बरामद होने लगे। नंबर 4, ज़रई इस्लाहात से ज़रई पैदावार और बेहतर हुई जिससे मुल्की और गैर मुल्की तजारती सरगर्मियों में इजाफा हुआ। अब हमारी जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थी ये भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई और इसकी वजह से भी हमारी प्रोडक्शन में बहुत इजाफा हुआ और हमारी जो मुल्की और गैर मुल्की तजारती सरगर्मियाँ थी, तजारती काम थे, लेन देन था, इसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ। अब हम देखते हैं कि कॉमर्स और तजारत को जब नेशनलाइज कर लिया हुकूमत ने तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे, मनफी असरात क्या थे। अफराते ज़र होने से तनख्वाहदार तबका मुतासिर हुआ। रुपये की कदर कम होने से बरामदात में तो इजाफा हुआ लेकिन महंगाई में भी इजाफा हुआ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा है कि इसका जो नेगेटिव असर ये था कि जब रुपये की ज़्यादती हो गई तो तनख्वाहदार तबका जो था वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। रुपये की कदर कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, बरामदात में इजाफा तो हुआ लेकिन साथ साथ ही महंगाई में इजाफा भी हुआ। नंबर 2, सामान्य तैश। अब सामान्य तैश क्या होता है, जो आपके आराम और सुकून में इजाफा करता है, यानी लग्जरी गुड्स जो होती हैं उसे हम बोलते हैं सामान्य तैश। अब सामान्य तैश जो थी इसकी भी दरामद होने लगी, यानी हम दूसरे ममालिक से अपनी लग्जरी गुड्स जो थी उसको इंपोर्ट करने लगे। मशीनरी की दरामदी अखराजात में इजाफा हुआ जिससे तवाज़ुन अदायगी मुतासिर हुआ। जब हम इंपोर्ट करते हैं अपनी चीज़ों को, यानी कि हम दरामद करते हैं दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं तो हमारा ख़र्च जो है वो ज़्यादा होता है, लिहाजा हमारे तवाज़ुन अदायगी जो है वो इससे काफ़ी मुतासर हुई। नंबर 3, मुल्की ख़जाने पर
बोझ पड़ने से ज़र मुबादला के महफूज ज़खायर कम होने लगे। अब चूँकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरामद करने लगे चीज़ों को, तो हमारे मुल्की ख़जाने पर इसका काफ़ी असर पड़ा और इस तरह हमारा ज़र मुबादला जो था वो कम से कम होने लगा। नंबर 4, 1973 में तेल की कीमतें ज़्यादा होने से पाकिस्तान का तवाज़ुन तिजारत खसारे की तरफ चला गया। अब 1973 में जो हमारी प्राइजेस थी, जो हमारी कीमतें थी तेल की, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई और इससे पाकिस्तान की तिजारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जब तेल की कीमतें ज़्यादा होती हैं तो महंगाई खुद ब खुद जो है वो बढ़ जाती है। इस तरह वो जो ट्रेड का बैलेंस था पाकिस्तान में वो ख़राब हो गया। अब बच्चों, आपने देख लिया है कि हमारी जो चीज़ें गवर्नमेंट ने सनअत, तालीम, कॉमर्स और तिजारत को नेशनलाइज किया था, तो उसके कौन से अच्छे और बुरे असरात हुए। तो आपने इन तीनों टॉपिक्स में से हर एक के 2-2 मुस्बत असरात और 2-2 मनफी असरात एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कॉपी के ऊपर लिखना है और उसको याद भी करना है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं।